தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். जो उन्होंने एक बड़ा गंभीर प्रश्न पूछा है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जहां पूर्व की सरकारों में केवल लुक ईस्ट पॉलिसी थी, यहां पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ और 2014 से लेकर अब तक खेलों को लेकर इतनी गंभीरता से काम हुआ कि देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अगर किसी क्षेत्र के लिए दी गई है तो नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के लिए दी गई। ये दिखाता है कि सरकार का नॉर्थ ईस्ट के प्रति प्रेम भी और काम भी। इसके अलावा सर, जो खेलो इंडिया सेंटर्स हम देश भर में खोल रहे हैं, अब ये सेंटर्स 1000 सेंटर एक साल में हम खोलने जा रहे हैं। मुझे ये भी कहते हुए प्रसन्नता है, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि इसी साल 2023 में देश को 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स दे दिए जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हर जिला में एक नहीं, बाकी जगह एक सेंटर है। नॉर्थ ईस्ट के लिए हर जिला में 2-2 सेंटर भी लगभग देने का काम हमने किया है। जो 227 खेलो इंडिया के स्मॉल सेंटर्स हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए दिए हैं, ये दिखाता है मोदी सरकार। दूसरा, जो आपने कहा अन्य प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं, तो ऐसे 75 प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट के लिए सैंक्शन है जिसके ऊपर 520 करोड़ रुपया 520.60 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है सर, इसका 634.34 करोड़ रुपया अलग से है। ये जो प्रोजेक्ट हैं 75 प्रोजेक्ट, जैसे हम आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, वैसे 75 प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए 520 करोड़ रुपया इसके लिए खर्च हो रहा है। जो उन्होंने पूछा अन्य क्या हो रहा है, तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी 3 वहां पर चल रहे हैं, 12 साइट ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, 22 एक्रेडिटेड अकेडमीज वहां पर चल रही हैं। ऐसे हमने अखाड़े भी वहां पर लिए हैं। और सर, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि नॉर्थ ईस्ट की हमारी बेटियों ने विशेष तौर पर, मैरी कॉम इस सदन का हिस्सा थी, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में कहीं से आई तो मैरी कॉम। अगर हमें कॉमनवेल्थ गेम में पहला मेडल किसी ने जिताया और कॉमनवेल्थ गेम में भी पहला गोल्ड मेडल किसी ने जिताया तो मीराबाई चानू ने जिताया, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से बेटी आती है। ऐसे ही हमारी अन्य खेलों में भी, फुटबॉल में सुनील छेत्री से लेकर हमारे बाईचिंग भूटिया हो या हमारे लवलीना ने बॉक्सिंग में, या शिवा थापा ने, ऐसे सर मैं लंबी लिस्ट पढ़ सकता हूं। नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा योगदान खेलों की दृष्टि में है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं 2014 के बाद अगर नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरी ताकत के साथ काम किसी ने खेलों की दृष्टि में किया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया है। धन्यवाद। माननीय कामाख्या प्रसाद तासा जी, दूसरा सप्लीमेंट। चेयरमैन सर, थैंक यू, और मंत्री जी को भी धन्यवाद। आपने लॉविना मीराबाई का बात बोला। मैं जानना चाहता हूँ, एक खेल क्षेत्र में कॉर्पोरेट गोष्ठी का जो सीएसआर फंड है और आदर्श जो इंस्टीट्यूट वहाँ पर बना हुआ, उसका कुछ हेल्प लेने का व्यवस्था क्या है क्या, और मीराबाई चानू, लवलीना, सीमा दास जैसा प्लेयर को मदद मिले, इसका कुछ व्यवस्था चिंतन क्या है क्या? सांसद महोदय कामाख्या, ये हमारे बहुत लोकप्रिय नेता भी हैं, उस रीजन के युवा नेता भी हैं तासा जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने सीएसआर फंड की बात कही है कामाख्या प्रसाद जी ने, वो कॉर्पोरेट अफेयर्स के सीएसआर का जो नियम है उसमें शेड्यूल 8 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरीज दी हैं। कंपनीज अपनी अपनी प्रायोरिटीज तय करती हैं, लेकिन भारत सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड एक क्रिएट किया है जहां कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति अगर उसमें डोनेट करता है किसी एथलीट को, किसी गेम को, किसी स्पोर्ट को या किसी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो उसको एटीजी और 12A के अंतर्गत एग्जम्पशन इनकम टैक्स भी मिलती है, उसका लाभ भी मिलता है। और हमने उस दृष्टि से भी खिलाड़ियों को बहुत मदद करने का काम किया है। लेकिन साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी ने, देखिए, एक उनकी सोच थी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। जब सोनोवाल जी खेल मंत्री थे तब वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लेकर आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, और उसको इसलिए लागू किया गया कि बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, ये सारा खर्चा भारत सरकार देश विदेश का खिलाड़ियों का सहन करती है। और इसके अलावा 6 लाख रुपया यानी कि 50,000 रुपया महीना उनको जेब खर्च, ये भी खिलाड़ी को देना सुनिश्चित भारत सरकार करती है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। फिर दूसरा है, इसी तरह से बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एथलीट का भी सर पूरा भारत सरकार सहन करती है, वहन करती है, और 3 लाख रुपए उनको 25,000 रुपए महीना जेब खर्च अलग से देती है। खेलो इंडिया एथलीट के लिए भी
5 लाख रुपया उनकी बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग और 1,20,000 रुपया, यानी कि 3500 ऐसे एथलीट हैं जिनको 6,20,000 रुपया अलग से मिलता है, जिसमें 1,20,000 जेब खर्च है। तो सर ऐसी बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत जहां हम उसको लाभ दे रहे हैं, वहीं खेलो इंडिया सेंटर्स ये जो गांव-गांव यानी कि देश के जिला-जिला में खुलने वाले हैं, इसमें भी जो पुराने चैंपियन एथलीट हैं उन्हीं को ही हम हायर करने वाले हैं और उनको 5 लाख रुपया सालाना भारत सरकार देगी, ताकि अपने गांव के अपने शहर के पास रहकर वो ट्रेनिंग दे सकें। ये भारत सरकार 1000 सेंटर आजादी के 75वें वर्ष में इस साल खोलने जा रही है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्यगण, ये सवाल है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो सवाल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से ही संबंधित होने चाहिए। माननीय एस फेनगोन कोन्याक, आप Thank you, Deputy Chairman, sir. I'm grateful to the Honorable Union Minister, Sports Minister for developing sports infrastructure in the Northeast. I'd like to know from the Honorable Minister, among the notified upcoming sports facilities, how many of them are in Nagaland? Because seeing the list, in spite of having the potential, my state is yet to produce any internationally recognized sports person. So I'd like to know from the Union Minister. thank you. Sir, it's a state specific question. I can provide her the list, but at the same time, I would like to mention here that whatever proposals we have received from the northeastern states, we are looking at that also. But let me say it here, sports is a state subject. The primary responsibility lies with the states. We do the viability gap funding or the hand holding in many areas where the funds are required. And looking at the Nagaland, I recently met the Honorable Chief Minister and the Sports Minister of the state. They met me and we have sanctioned few projects in the last year also, and my predecessors who are present here, both of them, they have also sanctioned few projects for the state of Nagaland. If need be in future, if any such proposal come, we can openly look at that proposal. Wherever possible, we'll try and help. But sir, when we talk about the Nagaland, the major challenge was how to hold the big events. Sir, Prime Minister Modi started the Khelo India scheme. And I'm glad to say here, the first Khelo India Games, youth games happened in Delhi, where close to 3,000 plus athletes participated. But the second was held in Guwahati. From 3,000, the number went up to 6,100. And then at that time, Sonowal ji was the sports minister, if I remember clearly. It was a great boom in the area of Northeast. And as far as the Nagaland is concerned, sir, Manipur, Meghalaya, other states are concerned, Mizoram. Sir, we have recently held a sports minister conclave. We have picked the state of Manipur at that time so that all the state sports ministers could come to the Northeast, see the facilities available there, and be in that region, how that region is contributing in the field of sports. And there's a long list of sports persons from the Northeast who have won medals for the country and for the states as well, sir. So as far as the Nagaland is concerned, let me assure, whatever you have received in the past, we have very positively sanctioned few projects for that state, and in future also will be open for that, sir. धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय पवित्र मार्गेरिटा। Namaskar, Mantriji. My question is that at first I congratulate you and the Team India for the outstanding performance in the last Deaf Olympic. And we saw Paramadananda Modi ji, and you had welcomed the Team India who returned with flying colors from the last Deaf Olympic. But my question is that what other new initiatives or steps taken by you for the promotion and assistance to the Deaf Olympic? And parallelly, Question. Yeah, this is the main question. What are the steps taken by you for the promotion and assistance to the Deaf Olympians, Deaf Olympic, and all the stakeholders? Thank you. सर, मैं पहला तो ये कहना चाहता हूं कि सोच बदलो, देश बदलेगा। और सोच बदलने का काम भी इसी बात से हुआ कि जहां विकलांग कहा जाता था, उसकी बजाय दिव्यांग कहने की शुरुआत देश में किसी ने की, स्पेशली एबल्ड कहने की शुरुआत की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये सोच बदलने के साथ साथ उनके लिए सुविधाएं भी बदली, और उसका नतीजा ये आया सर कि जब पिछले साल टोक्यो ओलंपिक्स हुआ, पैरालंपिक्स हुआ, फिर डेफ ओलंपिक्स हुए, तो जितने पिछली कभी हमें मेडल्स इतने नहीं आए
जहां एक और टोक्यो ओलंपिक्स में 7 आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते, पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीते, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल जीते, और अभी जब स्पेशल ओलंपिक्स हुआ तो वहां पर भी भारत के 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। भारत सरकार ने करोड़ों रुपए की मदद की और जर्मनी में जाकर हमारे खिलाड़ियों ने आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीतने का काम भी स्पेशल ओलंपिक्स में किया है। ये भारत सरकार की मदद और फेडरेशन के काम के कारण हुआ। तो जहां तक इन स्पेशली एबल्ड एथलीट सर, क्योंकि सारे अलग हैं, ब्लाइंड के लिए, डेफ के लिए, पैरालंपिक्स के लिए अलग अलग कैटेगरीज है, और जहां जहां मदद की आवश्यकता होती है हम वो भी कर रहे हैं। और हमारे स्टेडियम्स में इन एथलीट्स के खेलने के लिए, क्योंकि सुविधाएं नॉर्मल एथलीट से थोड़ी अलग देनी पड़ती है, इनके साथ एक एक सपोर्ट स्टाफ अलग से देना पड़ता है, तो उसका प्रावधान भी हम लोग कर रहे हैं। और शीघ्र ही, आज मैं उसकी घोषणा यहाँ तो नहीं कर सकता, लेकिन हम उस दिशा में कुछ करने की जा रहे हैं ताकि हमारे स्पेशली एबल एथलीट्स, जिसमें डेफ ओलंपिक्स भी आता है, पैरालंपिक्स भी आता है, इनके बारे में कुछ और भी सोच रहे हैं। आने वाले समय में उसकी भी जब उचित समय पे घोषणा होगी तो मैं इतना ही एश्योरेंस यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जहां ओलंपिक्स गेम्स के लिए हम लोग बड़ी प्राथमिकता देते हैं, उतने ही बल, उतनी प्राथमिकता इन बाकी पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, बाकी गेमों के लिए देते हैं। राज्यों में बाकियों के लिए अलग अलग कैश प्राइज हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो मेन ओलंपिक्स के लिए, वही पैरालंपिक्स के लिए भी कैश प्राइज उतना ही दिया जाता है। एक समान नजर से देखने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, और सुविधाएं भी वो करने का कार्य किया। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय भुवनेश्वर कलिता जी। Thank you very much, sir. My supplementary arises from the reply of the Honorable Minister and various schemes that has been taken in Northeastern region. Particularly, the infrastructure has been built to an international standard because of holding of earlier games. National games were held in Assam, in Manipur. Fellow India, second Fellow India game was held in Guwahati in Assam. So many infrastructure, world-class infrastructure has been built already, and due to the initiative of the Honorable Minister, he himself is a sports person, and the field of sports and games have been in a top position in nowadays, where many of the Olympians are from Northeastern region, are participating in Olympics and many other international games. So my question to Honorable Minister, with this infrastructure and with this contribution in terms of players from Northeastern region, whether Honorable Minister will propose to have an international game like Commonwealth Games or Asian Games, or later on maybe Olympics. We have the experience because the last international game that was held in Guwahati was SAF Games. Please so be brief after in SAF question. game, after SAF Games, sir, no international game has held. Thank you, Mani Mantri ji. Please. How the minister? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, प्लीज क्वेश्चन में अगर आप ब्रीफ नहीं होंगे तो दिक्कत है। सर, माननीय कलिता जी स्वयं भी खेल जगत से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं जी, और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि ना केवल आपको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बल्कि उसके आसपास लगती जो सुविधाएं हैं, रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है। और सर, इसकी कमियां बहुत पहले होती थी, 2014 से पहले। आज मैं सदन में खड़ा होकर कह सकता हूं कि पिछले 9 सालों में 8,480 किलोमीटर से बढ़कर लगभग 16,000 किलोमीटर सड़कों का जाल वहां पे बिछाया गया है। ये एक सुविधा मिली है सर। एयरपोर्ट हमारे दुगने हो गए सर, जो हमने सोचा नहीं था, जो 70 साल में नहीं हुए, वो 9 साल में हो गए हैं। और हमारी रेल की कनेक्टिविटी में भी बहुत बड़ा सुधार आ रहा है। और इसी तरह से ही इससे सर सबसे बड़ी गंभीरता नजर आती है कि प्रधानमंत्री जी का दौरा 9 साल में 60 बार नॉर्थ ईस्ट का हुआ है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या है। सर, हम आज के समय 1350 प्रोजेक्ट, केवल मेरे डिपार्टमेंट के नहीं सर, कुल मिलाकर भारत सरकार के 1350 प्रोजेक्ट लगभग 15,760 करोड़ रुपए के नॉर्थ ईस्ट के लिए चल रहे हैं। सर, ये गंभीरता दिखाता है भारत सरकार की नॉर्थ ईस्ट के प्रति। जब ये सारा इंफ्रा बन रहा है सर, तो वो समय भी दूर नहीं। अगर पहले सोनोवाल जी ने सैफ गेम्स और बाकी गेम्स बड़े कराए, किरण जी ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधार करने का काम किया, तो मेरे समय भी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर लगभग 3,37,000 करोड़ रुपया अब तक पिछले 9 सालों में खर्च कर चुके हैं। 3,37,000 करोड़ रुपया। सर, ये अपने आप में दिखाता है कि जब इंफ्रा बन रहा है तो इवेंट्स कराने में भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये फेडरेशंस को इसमें थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ता है। सरकार साथ में खड़ी होगी जब ऐसा कोई मौका आएगा। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 153 माननीय अजीत कुमार भूया।